Welcome to Constitutional Law Part 3. गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 30th नवंबर 2025 को स्केड्यूल होने वाला है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आते ही आते हैं। इस वीडियो में हम लेके आए पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 15 क्वेश्चंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से हैं। हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस होंगे। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर लिखना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द केस ऑफ मेनका गांधी versus Union of India in 1978 is related to which article of the Constitution? क्वेश्चन सिंपल है, कहता है जो केस 1978 मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था वो बेसिकली किस आर्टिकल से रिलेटेड था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 34। जैसे कि आप जानते हैं हम हर वीडियो में हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड्स का समय देते हैं ताकि आप ऑप्शंस को करेक्टली चूज कर पाओ। आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स एंड थिंक अबाउट इट। बहुत सिंपल है गाइस, थिंक अबाउट इट। वेल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 21। ये मेनका गांधी जी एक्चुअली ये ट्रैवल करना चाहती थी फॉरेन और इनका पासपोर्ट को लेके कोई इशू था एंड देन शी अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वहां पे आर्टिकल 21 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंड किया। आर्टिकल 21 के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर, एक हमारे पास लॉ है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है उसका जो प्रोसीजर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज ऐड की गई थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं दिया गया है, बट ये सुप्रीम कोर्ट की इन्वेंशन है। सो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ ऑलरेडी इंडिया के अंदर था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, बट नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज आल्सो एडेड इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 डेल्ट विद, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में किस चीज से डील किया था। बेसिकली वो केस किसके बारे में था। ऑप्शन ए कहता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में था, ऑप्शन बी कहता है प्रेसिडेंट रूल एंड फेडरलिज्म के बारे में था, ऑप्शन सी कहता है राइट टू एजुकेशन के बारे में था एंड ऑप्शन डी सेक्युलरिज्म के बारे में था। टेक 5 सेकंड्स। The right answer is yes, option B, प्रेसिडेंट रूल एंड फेडरलिज्म। देखिए एसआर बोम्मई उस टाइम पे कर्नाटका के सीएम थे। अब पहले क्या हुआ करता था, प्रेसिडेंट रूल सीधा अप्लाई कर दिया जाता था जिससे कि सरकार को गिरा दिया जाए। अब यहां पे भी सेम हुआ, कर्नाटका के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया अंडर आर्टिकल 352 एंड एसआर बोम्मई को हटा दिया गया सीएम के पद से। देन एसआर बोम्मई पहुंचे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यहां पे ये डिसाइड हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है दैट इज यूज्ड, अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड अ लॉट। इसी को रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे हम, बट अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन मीन्स, गाइस आपके एआईबी एग्जाम में डॉक्ट्रिन्स जो है बहुत आने के चांसेस हैं, सो प्लीज लर्न सम बेसिक डॉक्ट्रिन्स। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन किस बारे में है। ऑप्शन ए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन बियॉन्ड पावर्स के बारे में, ऑप्शन सी वैलिड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में, या ऑप्शन डी इमरजेंसी लेजिस्लेशन के बारे में। 5 seconds. Think about it, guys. Think fast.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन बियॉन्ड पावर। देखिए, कलरेबल लेजिस्लेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई चीज जो डायरेक्टली नहीं हो सकती उसे आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। तो यही था कि आप उसे दूसरे कलर में, फॉर एग्जाम्पल, कि कोई भी एक लॉ है जो पार्लियामेंट बनाना चाहती है बट वो किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो हमारे जो लेजिस्लेचर है वो उसे दूसरे वे में डाल के, यानी कि उसको इस तरीके से मरोड़ तोड़ के लॉ नहीं बना सकती है जो कि फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो और लेजिस्लेचर कहे कि ये लीगल है। नो, क्योंकि आपने इसे दूसरा कलर दे दिया है अपने मोटिव को पूरा करने के लिए। तो दैट्स वाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन निकाली और उससे कहा कि एनी लॉ which cannot be done directly or anything which cannot be done directly cannot be done indirectly. So question number 3, option B is the correct answer. Let's move on to the question number 4. Question number 4 कहता है which case is associated with protection of minority educational institution under article 30. जैसे कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे पास सेक्शंस हैं, 14 to 18 क्या कहता है, फिर 19 to 23 क्या कहता है, फिर 22 क्या कहता है, फिर 23 24 है, फिर आगे 25 से लेके आगे माइनॉरिटीज राइट बता रखे हैं। तो आर्टिकल 30 बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किससे रिलेटेड है, बेसिकली कौन सा केस था वो। ऑप्शन ए टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, दो तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। एसआर बोम्मई हमने अभी पढ़ा है और मेनका गांधी हमने अभी पढ़ा है, तो आई बिलीव कि आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचे आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, फटाफट चूज कीजिए विच इज द राइट आंसर। वेल गाइस, अगर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो बेसिकली इसके लिए केस हुआ था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि लेजिस्लेचर ने ओबीसी को एक एक्चुअली ओबीसी पे रिजर्वेशन पहले नहीं हुआ करता था, बट ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया था। तो इसी को लेके इंदिरा साहनी केस हुआ था और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था, कहा था ओबीसी रिजर्वेशन ठीक है, इट इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पे क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट आया, नॉन क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट आया, दैट इज बियॉन्ड टुडेज एजेंडा। सो एनी टाइम इन नियर फ्यूचर वी विल मेक द वीडियो ऑन दैट टू। So question number 4, option B is the correct answer. Let's move on to the question number 5. Question number 5 कहता है the concept of due process of law. अभी हमने due process of law ऊपर थोड़ा सा बेसिक समझा है उसके बारे में, is not explicitly mentioned in the Indian Constitution but recognized in, अभी हम पढ़ के आए ये सारी चीजें। ऑप्शन ए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मुझे तो नहीं लगता कि आपका 5 सेकंड्स भी चाहिए, अगर आपने थोड़ा सा अपना माइंड खोला हो ये वीडियो देखने से पहले या फिर जब आपने पढ़ा था, 5 सेकंड्स फिर भी ले लीजिए। गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा था मेनका गांधी वाला केस, जो हमने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रोसीजर established by law के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो आप क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज पॉपुलरली नोन एज, अभी हमने इंदिरा साहनी केस भी पढ़ा है, उसमें मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बताया भी है इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या ब्रीफ था। ऑप्शंस पढ़ते हैं, देन वी विल सीक द आंसर। ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू के बारे में था, ऑप्शन बी रिजर्वेशन एंड 50% लिमिट के बारे में था, ऑप्शन सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के बारे में था, या ऑप्शन डी फेडरलिज्म के बारे में था। 5 सेकेंड्स सोचिएगा, इस बहुत ईजी है, अभी पढ़ा है हमने इंदिरा साहनी के बारे में।
वेरी इजी, ऑप्शन बी रिजर्वेशन एंड द 50% लिमिट के बारे में था। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने मीन्स लेजिस्लेचर ने, आई वुडंट कॉल द लेजिस्लेचर बट आई वुड रादर कॉल गवर्नमेंट, क्योंकि अप्लाई तो गवर्नमेंट ने ही किया था राजीव गांधी के टाइम पे। ये there is a actually there is a particular commission. The commission name was, let me recall the commission name. Yeah, the commission name was Mandal Commission, sorry, मंडल कमीशन बैठाया था, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में था। तो राजीव गांधी ने कहा था ये पेंडोरा बॉक्स है, इसे हम नहीं खोलेंगे, ऐसे करके बहुत सारा केस है। आई एक्सप्लेन दैट, कभी उस पर आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट दैट टू, कि 50% रिजर्वेशन कैसे आया, मतलब कि ओबीसी रिजर्वेशन 27% कैसे आया। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा सानी जजमेंट जो था वो रिजर्वेशन के बारे में था। इंदिरा सानी केस था बेसिकली, आप जजमेंट भी कह सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच केस स्ट्रक डाउन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एनजेक, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने एनजेक लाया था। नेशनल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था। लेटर इसे कहा गया कि भाई ये जजेस यानी कि बेसिकली जुडिशरी, आई वुड कॉल इट जुडिशरी, जुडिशरी की डोमेन में ओवर रीच है, और ये जुडिशरी लेजिस्लेचर जुडिशरी के डोमेन में घुस रही है, तो इसलिए इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। विल टॉक अबाउट दैट लेटर टू। तो बेसिकली किस केस के अंदर एनजेक को हटाया गया था, स्ट्रक डाउन किया गया था? ऑप्शन ए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 5 seconds. Well, very easy, very easy. C, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एनजेक था उसे हटा दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इसको। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू। एक्चुअली केस हुआ था राजस्थान के अंदर विशाखा, वो केस विशाखा से रिलेटेड था। आई एक्सप्लेन यू बिकॉज उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था वो, ऑप्शन बी कहता है जेंडर इक्वालिटी एंड सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड था, ऑप्शन सी कहता है रिजर्वेशन से रिलेटेड था, ऑप्शन डी कहता है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था। 5 seconds. So guys, think about it, which one is the correct answer? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो गाइस, राजस्थान के अंदर एक विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन थी, विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट व्हाट हर जॉब वाज दैट कि वो विमेन अपलिफ्टमेंट या फिर एम्पावरमेंट के लिए काम करना था उनका। तो वहां पे ना एक लेडी थी जिनका नाम, सो फार आई कैन रिकॉल हर नेम वाज देवी देवी समथिंग, भनवारी देवी, आई गेस भनवारी देवी था, एंड शी वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड। अब इसी को लेके पीआईएल फाइल की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कुछ गाइडलाइंस बनाई थी जिसका नाम पड़ा विशाखा गाइडलाइंस। और वहां पे ये बेसिकली गाइडलाइंस है प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट आई शुड से कि स्टॉप करने के लिए कि भाई सेक्सुअल अब्यूज जो होता है वर्क प्लेस पे। तो ऐसी ही गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस बहुत फेमस है, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द विशाखा गाइडलाइंस एज वेल। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। अब पार्डन बेसिकली मीनिंग होता है माफ करना, टू फॉरगिव और लेट गो। अब यहां पे प्रेसिडेंट पे पावर होती है कि वो किसी को भी
किसी को भी पार्डन कर सकता है। पार्डन का मतलब होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी को पार्डन कर दिया तो वो जो इंसान है वो ऐसा हो जाएगा कि जस्ट अ न्यू बॉर्न बेबी केम आउट ऑफ हर मदर्स वोम, यानी कि उसने कोई गुनाह, कोई पाप, कोई कुछ किया ही नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर पार्डन के लिए बात कही गई है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 78। 5 सेकेंड्स। वेरी इजी, इट्स आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 बेसिकली पार्डन की बात करता है और यहाँ पे सिर्फ पार्डन नहीं है, पार्डन के आगे अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेसिडेंट कर सकता है। रिमिट है, कम्यूट है और रिप्राइव भी है। एक्चुअली ऐसे अलग अलग मीनिंग है। तो आर्टिकल 72 के अंदर पार्डन, रेमेट, कम्यूट, रिप्राइव एटसेट्रा है। और पार्डन का बेसिकली मीनिंग होता है कि नाउ द पर्सन इज एब्सॉल्व्ड फ्रॉम ऑल द एलिगेशन एंड एवरीथिंग। द पर्सन इज एज इफ ही इज जस्ट बोर्न एंड केम आउट ऑफ हर मदर्स वोम। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केसेस रिलेटेड टू। बहुत फेमस केस है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है शायरा बानो, बट फिर भी ऑप्शंस हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए राइट टू प्राइवेसी, ऑप्शन बी ट्रिपल तलाक, ऑप्शन सी राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी रिजर्वेशन। बिना सोचे समझे आपको समझ में आ गया होगा शायरा बानो का केस किस लिए, और बहुत फेमस केस है। किस लिए? ट्रिपल तलाक के लिए। उसके बाद ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू बिल भी लाया है, फिर वो क्या कहते हैं अब एक्ट बन चुका है। दैट्स हाउ वी हैव ट्रिपल तलाक केस के नाम से भी शायरा बानो की केस को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। Which article deals with the suspension of fundamental rights during emergency? आप देखो गाइस, इमरजेंसी तीन तरीके से, तीन आर्टिकल में मेंशन है, 352 सॉरी 356 और 360। 52 56 बाद में बताऊंगा क्या है, 360 कहाँ कहाँ पे है। बट बेसिकली जब इमरजेंसी लगती है तो कौन कौन से आर्टिकल ऑटोमेटिकली, आई शुड से दैट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं? आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 359। नो सॉरी सॉरी, सस्पेंशन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? माय बैड, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा आपके लिए। कौन से आर्टिकल के अंदर बता रखा है कि आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी? ये बात कौन से आर्टिकल के अंदर बताई गई है? 19 में, 20 में, 59 में या फिर 65 में? माय बैड, एक बार आप सोच लो एंड आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स फॉर दिस। वेल गाइस, द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आर्टिकल 359 के अंदर बताया हुआ है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी सस्पेंड हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, 350 कहता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जिसे आप प्रेसिडेंट मतलब नेशनल इमरजेंसी होती है। 356 कहता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लगाया जाता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। आर्टिकल 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, दिस इमरजेंसी। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना पूरा स्कोर लिखें, ताकि और भी फ्रेंड्स आपके इस वीडियो को देख पाए। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी ऑल इंडिया बार एग्जाम्स इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर भी देने के सोच रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। विच आर्टिकल डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन? यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, यानी कोई बाहर वाली कंट्री हमें एग्रेशन दिखा रही है, या फिर अपनी ही कंट्री के अंदर लोगों ने हथियार उठा लिए हो, उस पे जब कोई इमरजेंसी लगाई जाती है, मतलब उस समय जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 358। 5 सेकेंड्स है आपके पास। अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर समझाया है आपको
हालांकि मैंने इतना डिटेल में नहीं समझाया था, बट स्टिल यू कैन इजिली चूज इफ यू कैन एलिमिनेट इजिली. ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चूज द करेक्ट आंसर. 5 seconds. द राइट आंसर इज आर्टिकल 352. गाइस मैंने आपको बताया ना 350 डील करता है प्रेसिडेंट रूल. बेसिकली स्टेट के अंदर आर्टिकल 352 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी, जो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन के होते हुए, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में लगाई जाती है, वो आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है. सो क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द टर्म आर्म्ड रेबेलियन replaced, guys, question, replace the word internal disturbance in article 352 by कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आई शुड से दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन के द्वारा बदला गया था. पहले एक्चुअली वर्ड था आर्टिकल 352 के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके होते हुए इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी. बट बाद में कहा कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत वेग और बहुत ही अनक्लियर वर्ड है, तो ऐसे तो कुछ भी कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देके आप नेशनल इमरजेंसी लगा दोगे, तो बाद में उस वर्ड को रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया, एक स्पेसिफिक वर्ड कि भाई जब लोग हथियार उठा लेंगे तो आप आर्टिकल 352 के जरिए यूज करके आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो. पर वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था? बहुत ईजी है, फिर भी ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए. 42nd, 44, 55 और 86 अमेंडमेंट एक्ट. 5 seconds. बहुत ईजी है. क्वेश्चन नंबर मींस ऑप्शन नंबर बी, 44th अमेंडमेंट एक्ट. 42nd अमेंडमेंट के टाइम में तो इंदिरा गांधी जी थी ही, कौन पीएम थी. उसके बाद वो गई, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके थ्रू बहुत सारे काम जो इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किए थे उनको या तो नल एंड वॉइड कर दिया या फिर उनको डोरमेंट बना दिया गया. सो बेसिकली द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर. बहुत ईजी, अभी ऊपर पढ़ा है हमने, अभी ऊपर पढ़ा है. अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से, मतलब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, अगर आपने उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना है या फिर देखा है, you can easily answer this question. 52, 352, which means 356, 360 और 361. बहुत easy, बहुत easy. I'm not gonna give you 5 seconds for this. इसके लिए मैं आपको 5 seconds नहीं दूंगा. ऑप्शन सी, 360. 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा कौन से आर्टिकल के द्वारा लगाई जा सकती है? आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन. During a financial emergency, salaries of which officials can be reduced? कौन से ऑफिसर्स की सैलरी रिड्यूस या फिर रोक दी या फिर खत्म कर दी जा सकती है उस फाइनेंशियल इमरजेंसी के पीरियड में? ऑप्शन ए, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. ऑप्शन बी, ओनली जजेस. ऑप्शन सी, ऑल इंक्लूडिंग जजेस. एंड ऑप्शन डी, नन. 5 सेकेंड्स है, सोचिए. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचिए. मैंने आपको बताया था आर्टिकल 360 को यूज करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है. आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगाई गई है. हालांकि इंडिया की सिचुएशन 1990 में एलपीजी रिफॉर्म से पहले बहुत खस्ता हो गई थी. उस टाइम ऐसा लग रहा था मैं आर्टिकल 360 का यूज करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, बट हमने उस टाइम पे भी नहीं लगाई. और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी इन केस फ्यूचर में लगाई जाती है तो उसमें आप सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी को रिड्यूस कर सकते हैं और सारे जजेस की सैलरी को भी रिड्यूस या होल्ड कर सकते हैं. तो यानी कि ऑप्शन सी, ऑल इंक्लूडिंग द जजेस, इज द करेक्ट आंसर. सो गाइस, आज इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चंस देखे. सारे क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है. तो आपका स्कोर जो भी हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा. और हाँ, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चंस आपके बार के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे. तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें और जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट तो करना भूलिएगा ही मत. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.